Dear students, welcome to this session. We are discussing now philosophy of mind. Theory of knowledge में हमने नॉलेज के हवाले से चार मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट यानी रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, फाउंडेशनलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा। उसके बाद ट्रीपार्टाइट ट्राईपार्टाइट कॉन्सेप्ट के बारे में भी जाना। अब इल्म हासिल करने के लिए चूंकि माइंड को एक सेंट्रल पोजीशन दी जाती है, तो फिलॉसफी ऑफ माइंड के बारे में जानते हैं। फिलॉसफी ऑफ माइंड को साइकोलॉजी से मुख्तलिफ समझा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी इंसानी रवैये, इंसानी सोच का मुतालिया है जो कि मुशाहदे पर मबनी है और बाज़ औक़ात ये दानिस्ता तजर्बात और मुशाहिदात का नतीजा होता है। जबकि फिलॉसफी ऑफ माइंड कोई एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नहीं है। साइकोलॉजी की तरह कोई सैंपल या पॉपुलेशन या केस लेकर इसको स्टडी नहीं किया जाता और ना ही ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और इंफ्रेंस पर मुश्तमिल है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट्स के एनालिसिस पर तवज्जो देता है। Philosophers of mind are concerned with conceptual issues, यानी फिलोसफर्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इंसान के जहन में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे आते हैं, जहन क्या है, जहनी कमजोरी या मेंटल इलनेस से हमारी क्या मुराद है, और ये तजर्बे से या मुशाहदे से हासिल होने वाले जवाब नहीं है। जहन को समझने के लिए और जहन के फंक्शन को समझने के लिए, व्हाट इज माइंड एंड हाउ डज इट वर्क एंड हाउ इट परसीव्स आइडियाज, इसको जानने के लिए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट सामने आए। सबसे पहला और मशहूर स्कूल डेकार्ट का ही है, जो माइंड बॉडी प्रॉब्लम पर बहस करते हुए माइंड और बॉडी को अलहदा करार देता है। इसमें क्वेश्चन यही है कि माइंड और बॉडी का आपस में क्या ताल्लुक। ज़ाहिरी तौर पर तो हम समझ सकते हैं कि मेंटल एस्पेक्ट जो हैं वो किसी थिंकिंग, फीलिंग, डिसाइडिंग, ड्रीमिंग, इमेजिनिंग एक्टिविटी को समझा जा सकता है, जबकि फिजिकल एस्पेक्ट से हमारी मुराद बॉडी लिम्स हैं, ब्रेन है, कोई भी जो है वो बिल्डिंग है, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स। डिकार्ट के स्कूल को डुअलिज्म कहा जाता है। डुअलिज्म या यानी कि दोई पर मबनी, क्योंकि डुअलिस्ट ये यकीन रखते हैं कि जिस्म और दिमाग दो डिस्टिंक्ट सब्सटेंस हैं, दो जुदागाना
चीजें हैं, अगरचे उनमें मुसलसल इंटरेक्शन रहता है, लेकिन वो अपनी अलहदा जुदागाना हैसियत बरकरार रखते हैं। इसलिए कोई भी ज़हनी सरगर्मी, जैसा सोचना है, ये जिस्मानी सरगर्मी की तरह नहीं, बल्कि जो मेंटल प्रोसेस हैं वो बॉडी में नहीं होते बल्कि ज़हन में। और वो माइंड को ब्रेन से भी अलहदा समझते। उनके ख्याल में कुछ एक्टिविटीज बॉडीज में चल रही हैं, और जो सोचने, समझने, ख्वाहिश करने, इमेजिन करने की प्रोसेस हैं, ये माइंड में। Descartes is central. René Descartes, French philosopher, is most important philosopher of this school of thought. इस वजह से ही ड्यूअलिज्म को कार्टेशियन ड्यूअलिज्म कहा जाता है, जो कि डिकार्ट के नाम पर ही रखा गया है। ड्यूअलिज्म के हामियों का ये समझना है कि एक फिजिकल बॉडी पार्ट है, जैसे ब्रेन है, वो किसी फीलिंग और थॉट के कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कैसे जो है वो जन्म दे सकता है, उसमें कॉन्शियसनेस जैसी चीज कैसे आ सकती है। क्योंकि इन क्वेश्चन का एक आसान जवाब ये था कि माइंड की वर्किंग बॉडी की वर्किंग से मुख्तलिफ है, लिहाजा डुअलिज्म को एक इम्पोर्टेंस मिली। लेकिन डुअलिज्म पर बाद में तनकीद शुरू हुई। इस तनकीद में एक अहम नुक्ता ये था कि जिस तरह हम किसी फिजिकल फिनोमिनन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, हम इस चीज को जो माइंड के बारे में कही जा रही है उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। इसलिए पहले क्रिटिसिज्म यही है कि डुअलिज्म फिलोसफर्स की हमारी कोई मदद नहीं करता कि हम माइंड की नौयत, फितरत, नेचर के बारे में कोई बात कर सकें। हम जो कुछ जानते हैं वो फिजिकल है, जो हमारे सामने है। तो नॉन फिजिकल माइंड जो है, इसको डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। क्योंकि डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, लिहाजा साइंटिफिकली इसकी वर्थ नहीं है, क्योंकि साइंस जो है वो फिजिकल वर्ल्ड से डील करती है। इसमें डुअलिस्ट ये जवाब देते हैं कि माइंड को फिजिकल तरीके से तो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन थ्रू इंट्रोस्पेक्शन इसको आप रियलाइज कर सकते। तो जिस तरह साइंस में इन्फ्रेंस है,
तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन फिजिकल माइंड, यानी एक नॉन फिजिकल एंटिटी है हमारा जहन, और उसको साइंसी तरीके से जानना भी, जैसे इन्फ्रेंस के वक्त जो अप्रोच रखी जाती है वही अप्रोच हम रख के इसको जान सकते हैं। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो इवोल्यूशन या इवोल्यूशनिस्ट की तरफ से है, यानी इर्तिका को मानने वालों की तरफ से है, क्योंकि इवोल्यूशन के नजरिए के मुताबिक इंसान भी जो है इर्तिका के अमल का नतीजा है। तमाम जानदार जो हैं वो सादा जानदारों से पेचीदा जानदारों में ढलते गए और हत्ता कि इंसान की शक्ल में सामने। तो उनका सवाल ये था कि सादा जानदार जो है, जैसे अमेबा, बैक्टीरिया वगैरह, वो कैसे इवोल्यूशन के अमल से गुजरे के उनसे जो है वो सादा से पेचीदा या कम्प्लेक्स जानदार तो बनते गए, लेकिन उनमें अचानक जो है वो माइंड आया। तो माइंड जो है उसको किस तरह से हम कहेंगे कि ये इवॉल्व हुआ। तो दूसरा ये है कि क्या इवोल्यूशन ऑफ माइंड जो है वो इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन ही है, या दोनों में कोई पैरेलल ड्रा किया जा सकता है। इसमें डुअलिस्ट ने कुछ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके जवाब को जो है वो फार फेच समझा गया, क्योंकि खुद इस तरह के जवाब में एनिमेट और इन एनिमेट यानी जानदार और बेजान की जो तखसीस है वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। एक और जो बड़ा सवाल जो है वो डुअलिस्ट से किया गया कि अगर माइंड और बॉडी अलग अलग है तो ये दोनों इंटरेक्ट कैसे करें। क्योंकि डुअलिस्ट का ख्याल है कि असल में तो थॉट होता है, और जब थॉट आ जाता है तो वो बॉडीली मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसमें कोई भी जो एक्टिविटी है उसका समझा जाता है कि उसका ओरिजिन जो है उसका क्या है। जैसे सर में अगर खुजली करनी है तो पहले माइंड में एक थॉट आया, और उस थॉट ने हमारी जो है फिंगर को या हमारे जो है वो आर्म्स मसल को जो है वो एक इंस्ट्रक्शन दी, और इस इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन की वजह से हमने अपने सर में कोई खुजली। अब ये, लेकिन ये होता इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह होती है, यानी थॉट जो है वो फिजिकल मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करता है। साइंस में तो हम देखते हैं कि न्यूरॉन है वो ऐसा करते हैं। तो फिलोसफर जो है वो इसका क्या जवाब जो है वो दे। इस वजह से चूंकि ड्यूअलिस्ट जो है वो माइंड को अलहदा समझ रहे हैं बॉडी से, दोनों के कनेक्शन का जो मीडियम है उसको वो तय नहीं कर सकते। उसके बाद ये समझा जाता है कि डुअलिज्म जो है साइंस के बुनियादी असूल की निगेशन का।
इसमें some dualists have argued that although body mind exists and we all have one of each, there is no actual interaction between them. This idea is known as psychophysical parallelism. यानी उन्होंने इस तरह से इसको जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि माइंड और बॉडी को एक जैसी या ऐसी चीजें न समझा जाए कि जिनका कंपैरिजन सेम ग्राउंड पर हो सकता है, बल्कि वो कहते हैं कि इनके दरमियान में उस तरह का इंटरेक्शन नहीं हो जैसा दो यानी कि लिम्स के दरमियान या बॉडी ऑर्गन के दरमियान होता है। Mind and body run in parallel like two clocks which have been set to the same time. तो इसमें वो कहते हैं कि जिस तरह दो क्लॉक जो हैं वो सेम टाइम बता सकते हैं, तो उस तरह का होगा। अगर वो एक समझें कि नतीजे पर पहुंचेंगे, लेकिन दोनों में एक्चुअल रिलेशन जो है वो नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। इसमें भी फिर ये है कि जिस तरह क्लॉक को सेट किया जाता है, तो क्या इसके पीछे कोई फोर्स है जो इसको जो है वो सेट करती है, जैसे कि कोई गॉड है या कोई और ऐसी मावरा हस्ती है, यहाँ पर फिर जो है वो प्रॉब्लम खड़ा होगा। एक और तरीका जो कि माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप को बयान करने के लिए इख्तियार किया जाता है, उसको ओकेजनलिज्म। जैसा कि पैरेललिज्म ने ये कहा था कि माइंड और बॉडी का जो इंटरेक्शन है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक फ्रेम है, लेकिन ओकेजनलिस्ट कहते हैं कि नहीं, लिंक तो मौजूद है, बट दिस इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरवेंशन ऑफ गॉड। लिंक जो है ये खुदा की मदाखलत से जो है वो फराहम किया जाए। मतलब कोई ऐसी जो है वो मावरा ताकत जरूरी थी जो माइंड और बॉडी को एक रिलेशनशिप में, एक लिंक में, इंटरेक्शन में लेके आए। तो ऐसी सुपर पावर के लिए, ऐसी बड़ी हस्ती के लिए मजहब में गॉड का कॉन्सेप्ट है और इंसानी मुआशरों में भी, तो उसी को इख्तियार किया। यहाँ पर भी ओकेजनलिज्म में वही सवाल खड़ा हो गया कि अगर वो हस्ती मौजूद है तो पहले उसको डिफाइन किया जाए कि वो कौन है, क्या है और क्या करते हैं। क्या उसके वजूद को माने बगैर ये समझा जा सकता है कि कोई हस्ती है और वो इसको इस तरह से तय करती है, माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन को इस तरह से तय। इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी के हवाले से एक तीसरी अप्रोच है जिसको एपिफेनोमिनलिज्म कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगरचे जिस्म में के जो इवेंट्स हैं वही मेंटल इवेंट्स की वजह बनते हैं, मेंटल इवेंट्स नेवर कॉज फिजिकल। तो जो पहला थॉट आया था ड्यूलिस्ट की तरफ से कि थॉट जो है वो फिजिकल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये उसके उल्ट चला है। इसमें माइंड को एक एपिफेनोमिनल का नाम दिया गया है which does not directly affect the body in any, यानी माइंड मौजूद है, काम करता है, लेकिन बॉडी या उसके ऑर्गन या उसकी एक्टिविटी को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता।
उसमें वो जो पहली मिसाल थी कि और खुजली हुई है तो फौरन जो है वो हमारे मसल्स और फिंगर जो हैं उनको एक मैसेज पास हुआ और उन्होंने उसको फॉलो किया और इसके बाद ये अमल हो गया। इसकी बजाय अब उल्ट आप इसको समझेंगे कि नो मेंटल इवेंट्स गिव राइज टू फिजिकल इवेंट्स। एपिफिनोमिनल में भी कई जो हैं वो सवाल उठाए गए हैं कि जिस तरह थॉट और एक्शन या फिजिकल एक्शन के बारे में समझा गया है कि ये एक एल्यूजन है, तो ये समझना कि माइंड एक एपिफिनोमिनन है और बॉडी जो है फिजिकल वन, तो इसको क्यों एल्यूजन जो है वो नहीं समझा जाता। तो आज यहाँ पे ही इसको हम रखते हैं, कल में यहाँ से शुरू करेंगे। ये